अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, बदकिस्मती से गो के बार बार आपको मुतनब्बे करते रहे, बार बार आपको बताते रहे, इंफॉर्मेशन देते रहे। मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने हाथ भी जोड़े आके, लेकिन बावजूद इसके लोग घरों से ना सिर्फ निकल रहे हैं लेकिन मार्केटों में, बाज़ारों में, सोशल गैदरिंग्स के अंदर उठते बैठते रहे हैं खुल के। एक लार्ज सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, हमारे मुआशरे में, जो डिनाइल में है, जिनको लगता है कि बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। और बात इस हद तक आन पहुंची है कि अब शायद ही कोई ऐसा हो जिसका कोई रिलेटिव या जानने वाला इससे अभी तक मुतासिर ना हुआ हो। हम 1 लाख का फिगर जो है वो टच करने जा रहे हैं। जिधर दूसरे ममालिक ने मैस टेस्टिंग पे, साइंस लेड स्ट्रैटेजीज पे, डेटा के ऊपर रिलाई किया लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए और ये अहम फैसले करने के लिए कि ये मजीद कोविड जो है इसका स्प्रेड ना देखने को मिले। हमने देखा कि हमारी हुकूमत ना सिर्फ डिफेंसिव पे गई, बहुत से लोगों के करीब बड़ी सुस्त रवि से भी काम लिया गया, बड़ी एक हैंड्स ऑफ अप्रोच रखी गई कि लोग जो हैं, और आज भी वज़ीर आज़म ने बल्कि ख़ुद कहा कि लोग जो हैं वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ खुद फराहम करें, और मास्क भी उठा के दिखाया। सोचा मैंने भी था कि मैं भी आपको एक दफ़ा मास्क उठा के देख के बताऊंगी, मगर यकीन मानिए कि कब तक आपको बताया जाए, कब तक आपको सिखाया जाए। अगर आपको अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की, अपने लवाहिकीन की ज़िंदगी और सेहत की खुद परवाह नहीं है तो आपको पामे मास्क डॉक्टर भी घर आके लगा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बारहा अब खुद फैसला करना पड़ेगा अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी सेहत के बारे में। इसी हफ्ते हमने देखा वज़ीर आज़म ने एक और डायरेक्ट मैसेज भी दिया कि लोगों को ना सिर्फ अपने आप को खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फैसला अपना वापस ले लिया है कि हफ्ते और इतवार को मार्केटें जो हैं वो खुली रहेंगी, और ये कहा है कि हुकूमत वक्त जो है वो खुद जो है फैसला करे अपना, और बल्कि पार्लियामान जो है वो हरकत में आए और कानून साजी करे कोरोना के ऊपर, जिस तरह की दुनिया भर के अंदर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी जो है ईद से पहले तक हमें लगा कि एक किस्म के डिनाइल में है, जब ये कहा गया कि ये ऐसी वबा तो नहीं लग रही हमें कि जो जानलेवा हो, ये वबा भी है कि नहीं है। बहुत सी इस तरह के रिमार्क्स थे। फिर फैसला भी दिया गया कि 7 दिन हफ्ते में ये मार्केटें खुली रहेंगी, लोग बाहर जाएं। और अब ये फैसला बहरहाल वापस लिया है। एक सीनियर जज, एक कॉलीग जो हैं वो भी मुतासिर हुए हैं इससे। तो जितना करीब आता है आपके, एज क्लोज एज इट गेट्स टू यू, तभी आपको शायद एक वेकअप कॉल मिलती है। अब ये हमने देखा है पार्लियामान का भी एक रोल रहा है, फौज का भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी रहा है। इदारा जाती कोऑर्डिनेशन की हमने उम्मीद रखी हुई थी, और एनसीओसी में वो इदारा जाती कोऑर्डिनेशन हमें दिखाई भी दी। मगर जब तक इदारा जाती गफलत को भी मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा और बात खुल के नहीं की जाएगी, तब तक मुझे लगता है हम कुछ सीखेंगे नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और हमें अभी 2 प्रोंग्ड मसाइल का सामना है। एक तरफ जो है आप देख रहे हैं कि लोकस हैं, जो कि हमारा पूरा का पूरा क्रॉप मुतासर करने जा रहे हैं। 2 दिहाइयों में पहली बार इतना विशस अटैक हुआ है, जिसके लिए हमारी रिसोर्सेज और हम खुद वेल इक्विप्ड नहीं हैं, और साथ ये जानलेवा वबा है। सो दीज आर वेरी टेस्टिंग टाइम्स इंडीड, टू से द लीस्ट। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमाए, तर्जुमान रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दौरान। मलिका बुखारी साहिबा हैं, फेडरल सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, मेंबर कौमी असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली भी रह चुकी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हम एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर सईद अख्तर को भी कनेक्ट करेंगे, ये समझने के लिए कि एज ऑफ राइट नाउ क्या हमारा फ्यूचर इस हवाले से अभी ग्लिम ही लग रहा है या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। वो बार बार वो वाहिद एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है भारत के जो एक वार्निंग साइन, वार्निंग सिग्नल्स जो हैं देते रहे हैं। मगर अमीन, अब हमारी वो सिचुएशन है कि जिधर अब बहुत से लोगों के नज़दीक, बहुत से डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के नज़दीक पानी सर से गुजर चुका है, एंड द वर्स्ट इज़ येट टू कम। आज वज़ीर आज़म ने ये भी बताया कि एंड ऑफ जुलाई, अगस्त तक शायद हम पीक करेंगे। विदाउट फर्दर अडू मैं आपसे आगाज़ करूंगी मलिक अहमद साहब। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो हमारे सामने स्वीडन का केस है, न्यूजीलैंड का केस है, बड़े बेहतरीन ये केसेस हैं जिधर आइसोलेशन और जिधर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से और मजीद और फैक्टर्स से हमने देखा कि इनकी सक्सेस स्टोरीज डेवलप हुई। और न्यूजीलैंड का गो कि उसकी लोकेशन जो है वो बड़ी यूनिक है, साउथ पैसिफिक के अंदर लोकेटेड होने की वजह से एक वाइटल, उसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम मिला अपने आप को इक्विप करने का, इस वबा से अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का, अपना डील करने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी इंपोज किया। मगर मैं भी यही सोचती हूँ कि हम कब तक यही बहस करते रहेंगे। अब तो क्या वाकई आपके नजदीक पानी सर से गुजर चुका है?
जी मेहर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे इस सारी बात को बड़ा ब्रीफली जल्दी से 3 हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ। पहली बात तो ये थी कि इसमें रिक्वायर्ड क्या था। रिक्वायर्ड था एक पॉलिटिकल विल जो कि बड़ी क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट होती। सेकेंडली, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बड़ी बहुत बड़े एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट की ज़रूरत थी जो उसी पॉलिटिकल विल के नतीजे में इन्फोर्स किया जाता। और तीसरा फिर हेल्थ सिस्टम, क्योंकि हमारा बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम उन वेस्टर्न ममालिक की तरह या जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ के ममालिक हैं उन जैसी हेल्थ सिस्टम हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम अपनी अरेंजमेंट क्या करते। तो ये 3 प्रॉन्ग हमारी पूरी अप्रोच होनी चाहिए थी। होलिस्टिकली एक कैंपेन जिससे लोगों को अवेयरनेस आती, तो ये 3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती। जहाँ तक पॉलिटिकल विल की बात है तो मुझे ऐसा फील हुआ, मेरी आज दुआ और ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हम आज भी यकसू हो जाए एज अ कौम, क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो किसी के नफ़े की या फ़ायदे की नहीं है। आज मैं सिर्फ अगर ये पॉइंट आउट करता रहूँगा कि फेलियर्स क्या थे तो दैट माइट नॉट हेल्प, लेकिन इसमें जो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं सामने आनी, क्योंकि पॉलिटिकल विल के हवाले से हमने देखा कि पहले पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी की बहस खुली, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट की गई कि ये अगर ऐसे करेंगे तो इस तरह से हम इकनॉमिकली बड़ी बुरी हिट आएगी हमें। फिर पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन की बहस खुली। अनकॉल्ड फॉर हेड ऑफ द स्टेट ने एक इज्तिहादी गलती ईरान में हुई जिसका खुमियाजा उन्होंने भुगता, उसी तरह की एक इज्तिहादी गलती हमसे हुई। और पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन की बहस के रियालम के अंदर हम खुद लैंड किए। फिर पब्लिक सेफ्टी वर्सेस जॉबलेसनेस, यू नेम एंड यू कम टू टॉक कि किस किस चीज़ पर हमने बात की, लेकिन पब्लिक सेफ्टी वैसे एग्जैक्टली हमें ये सारी आर बहस पे बात की आप मुबाहिसे देखिए, हमारे जो चलते रहे। प्रोडक्शन नंबर है, यानी कि कितनी जल्दी एक बंदे से कितने लोगों को ये ट्रांसफर हो सकता है, एक्सपोनेंशियली स्प्रेड होता है, वो अभी भी हमारे नेशनल नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। गो के दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं ये आर फिगर जो है अगर 1 के करीब भी है तो लॉकडाउन दुनिया के अंदर हो रहा है। इधर तो डॉक्टर मिर्जा ने ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान की आर वैल्यू जो है वो 2 है। तो यानी कि ये तो एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता है। हमने इस तरह की इस तरह के अपने नैरेटिव और बयानिए में ये बातें नहीं लाई लोगों को समझाने के लिए। और मुझे तो दिन डे 1 से लग रहा था मलिक साहब कि डराना चाहिए, क्यों नहीं डराना चाहिए, आप डराएं लोगों को। मगर सर मैंने इब्तदाई में मलिक साहब एक बात की मैं आपका कमेंट चाहूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो कहाँ है कानून कोविड-19 से डील करने के लिए कि कोविड-19 जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है, इट्स अ थ्रेट टू लाइफ। सर सुप्रीम कोर्ट से हमें ईद से पहले भी जो एक फैसला आया था वो भी याद है। सो ये इदारा जाती रिस्पॉन्स को हम क्यों खुल के बात नहीं कर सकते, एंड बाय कांट वी डिस्कस कि ये कितना डेंजरस होता है। नहीं मेरे, देखिए मेरा तो पहले इस पे बड़ा बड़ा रिजॉल्व्ड इस पे हमारी एक पॉइंट ऑफ व्यू थी कि सुप्रीम कोर्ट शुड हैव नॉट, इसमें उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले इन मामलात में कभी हेल्प नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट शुडंट हैव ओपाइंड इवन ऑन दैट। सुप्रीम कोर्ट ये टोटल एग्जीक्यूटिव पे छोड़ती। इंक्रोचमेंट थी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एग्जीक्यूटिव के मामलात में बड़ी क्लियर मुदाखलत थी। ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्कीम को डिफीट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट। एक ट्राइकोटमी का जो कॉन्सेप्ट जिस पर हमारा पूरे पिलर्स खड़े हैं, उसको उन्होंने इसमें आके बड़ा बैडली इंक्रोच किया। लेकिन एनीवेज, और सर अगर मुफाद आमा में कर भी लिया तो वो फैसला आपको लगता है कि थोड़ा सा इल इन्फॉर्म्ड था? इज दिस देखिए मेरा ये इसमें ख्याल है, क्योंकि अभी आपने डॉक्टर सईद जो आपके एपिडेमोलॉजिस्ट हैं उनको भी आपने बुलाया है। मैं इसकी पॉलिटिकल साइड पे, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, इसकी लीगल साइड पे, अभी जब आपसे पहले आपने अपने सेगमेंट में कहा तो मैंने आपसे 2 बातों का जिक्र किया कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, उसमें ये इन्फोर्समेंट की बात सम हो नेचर गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs का भी नेचर रहा वो एडवाइजरी नेचर पे रहा, वो इन्फोर्समेंट की तरफ नहीं लेकर गए। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप अभी तक नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी लेजिस्लेशन की बात करिए तो ऑब्वियसली वो इनेक्टमेंट की बात कर रही है, वो उसकी इन्फोर्समेंट की बात कर रही है। सो कहीं ना कहीं सम हो आज भी, क्योंकि हम एक बड़े मुश्किल वक्त में जा रहे हैं, मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त होगी, अपनी अपोजिशन पार्टीज़ की लीडरशिप से ये दरख्वास्त होगी, अपने तमाम अदारों से, तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी, बिकॉज़ मैं आज इसकी हीट फील करके आ रहा हूँ। मेरे जानने वालों में आज कुछ लाहौर में एक मेरे बड़े करीबी दोस्त अजीज़ भाई को कुछ रोज़ पहले विद माय रिलेशनशिप एंड माय इन्फ्लुएंस एंड ताल्लुकदारी और सारी मेरी
लोगों के साथ न्याजमंदी के बावजूद मैं उनको एक बेड नहीं लेकर दे सका। सेक्रेटरी हेल्थ कुड नॉट फाइंड दैट फॉर मी। और आप खुद अंदाज़ा करें कि आई हैड टू रिक्वेस्ट पिलर टू पोस्ट, और फिर फाइनली मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल ने एक किसी और पेशेंट की जो वहाँ पे थी, उनकी कंडीशन उनसे ज़रा थोड़ी बेहतर थी, तो उनको 2 दिन के लिए डिले करके मेरे पेशेंट को लिया। मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी दस्तबदस्ता दरख्वास्त है कि इट इज़ कंसर्निंग माई चिल्ड्रन, इट इज़ कंसर्निंग माई पीपल, इट इज़ कंसर्निंग पब्लिक सेफ्टी, फॉर गुडनेस सेक मैं कौन और तुम कौन की बहस से निकल कर इसको संभालने की बात करें, कोशिश करें कि आज भी यकसुई के साथ पूरी हमजहती के साथ एक पूरी कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट के साथ आगे लेके जाएं। जी, ये सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट सर मुझे मायूस किया है। आज मेरे बहनों भाइयों ने, बहुत से लोगों ने इस कौम में जो डिनाइल में, जो इसे लापरवाही से ले रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, हुकूमत ने एक ऐसे टाइम के ऊपर अपनी एक और पॉलिसी को अबैंडन किया है, और वो है कि जो बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए। क्या एक बड़ी तादाद में क्वारंटाइन करना शायद रिसोर्सेज के ऊपर भी प्रैक्टिकल नहीं था हमारे लिए, बट एक ऐसे टाइम पे व्हेन वी हैव नॉट पीक्ड, क्या ये अच्छा फैसला है, या डू यू थिंक दिस कैन एक्चुअली लीड टू इवन बिगर प्रोपोर्शंस ऑफ डिजास्टर? जी शुक्रिया मेहर। देखिए बात ये है कि अब ये पेंडेमिक अपनी पीक की तरफ जा रहा है, और शुरू दिन से अगर ये जो लॉकडाउन हुआ है, और अगर ये हकीकी मायने में लॉकडाउन हो जाता, जो कि आप भी जानती हैं और आपके मोहतबर गेस्ट भी जानते हैं, कि जो एक लॉकडाउन दीगर ममालिक ने किया, कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन, वो पाकिस्तान में नहीं हो सका, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू दिन से लॉकडाउन के खिलाफ थे और ये कहते थे कि जी अशराफिया का फैसला है। फिर दूसरी तरफ ये भी कहते थे कि लॉकडाउन हुआ तो शरह-ए-अमवात में कमी आई है, ये भी अच्छी बात है। बहरहाल एक बड़ा कंफ्यूज मैसेज गया। लोग ये समझे कि जनाब ये खांसी नज़ला जुकाम होता है और ठीक हो जाता है, और 50-60 साल से बड़े उम्र के लोगों को लगता है, बाकियों को नहीं लगता। तो जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी मैसेज में, और जो नैरेटिव डेवलप होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। मगर शर्मिला साहिबा का आप, अगर मैं आपसे इधर पूछूं, और एन आंसर वो जरूर आप अभी आंसर कीजिएगा बैरून मुल्क ट्रैवलर्स के हवाले से, मगर 18वीं तरमीम के बाद तो ऑटोनॉमी है ना सिंध गवर्नमेंट के पास, तो किसने रोका आप लोगों को? आप लोग लगाते फिर भी इतना सख्त कर्फ्यू लगाते और कहते कि भाई ये हमारा फैसला है, ऐसी की तैसी कोई नहीं कुछ कर सकता। Why did you settle for politics at the end of the day? Like बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर दिया एक अच्छी काविश, एक अच्छे इनिशिएटिव को? मेहर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये खुदा का शुक्र है कि 18वीं तरमीम इस मुल्क के अंदर है, और मैं इसका शुक्रगुजार कहूँगी आसिफ अली जरदारी साहब को, जिन्होंने 18वीं तरमीम और उस वक्त की पार्लियामान ने जो ये हमें इस मुल्क में दी। अब मैं आपको क्या फायदा हुआ इसका? मैं आपको एक चीज बताती हूँ। 22 मार्च को सुबह 10 बजे हुकूमत पंजाब ने आर्टिकल 245 के तहत फौज की मदद मांगी। उसी दिन 1:20 पे हुकूमत पंजाब ने फौज की मदद मांगी। उसी दिन दोपहर 3:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और उसी दिन 3:50 पे हुकूमत पंजाब अनाउंस करती है कि सूबे में लॉकडाउन होगा, द फर्स्ट प्रोविंस टू अनाउंस लॉकडाउन। अगले दिन सुबह हुकूमत जो डीजी ISPR हैं, स्पेशल कोर कमांडर्स मीटिंग होती है, और डीजी ISPR अनाउंस करते हैं कि दिस इज द टाइम टू टेक टफ एंड डिफिकल्ट डिसीजंस एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ सोसाइटल लेवल, एट अ फैमिलियल लेवल, और वो कहते हैं कि जी हम चारों सूबों की मदद के लिए हम जाने को तैयार हैं। ठीक है, उसी दिन दोपहर के अंदर 3:15 बजे, 3:30 बजे मुझे टाइम याद है, हुकूमत पंजाब जो है वो लॉकडाउन अनाउंस करती है। सारे सूबों में 18वीं तरमीम की वजह से अपना अपना फैसला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे थे। ये आपका सवाल का जवाब है। दूसरी चीज आपने कहा कि बैरून मुल्क से जो लोग आ रहे हैं, हमें उनका दर्द तकलीफ का अंदाजा है। हम भी चाहते हैं कि वो जो लोग वहां पर हमारे भाई बहन रिश्तेदार दोस्त अहबाब फंसे वापस आए, लेकिन एक तरीका है, आपने इन्फेक्ट नहीं करना। सऊदी अरेबिया से जो फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पे उतरी है, वो हुकूमत ने जब उनके टेस्ट किए, महज आउट ऑफ 243 146 वो पॉजिटिव, 50% वो पॉजिटिव। अगर हम टेस्ट उनको क्वारंटाइन करके टेस्ट ना करते और उनको छोड़ देते शहर में, तो आप बताइए कितने लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। हमारी गुजारिश सिर्फ ये है, आप जरूर लोगों को बाहर से लेकर आए, वो बहुत तकलीफ में है वहां पर, लेकिन प्लीज तो भी फॉलो करें, उनका भी ख्याल करें, और जो लोग आपके मुल्क में बैठे हुए हैं उनका भी ख्याल करें। देखिए ये एक कंटेजियस एक वायरस है, और ये लोगों में इस तरीके से
फैलता है। और आपको भी पता है मेहर, मुझे भी पता है, अब ये हमारे दोस्त रिश्तेदारों भाई बहनों तक पहुंच गया है। और ये यहाँ पर कोई एसओपी फॉलो नहीं कर रहा, कोई दुकानों में शॉपिंग हो रही है, लोग जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा मेहर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है, लोगों में वो संजीदगी नहीं है। और मुझे आप बताइए कि कौन सी हुकूमत हर गली हर नुक्कड़ पे खड़े होकर लोगों को जुर्माना लगाएगी और मास्क पहनाएगी और बोलेगी एक दूसरे से 6 फीट दूर रहो? कौन कर सकता है? कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी होती है, लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। मलिक साहब की अभी जो बात, कितना दर्द था जो वो कह रहे थे कि वो अपने तमाम असर रसूख के बावजूद एक बेड नहीं दिला सके। आप ये तमाम इकोनॉमी तो, लेकिन अगर खुदा ना शरेआम बात, आप बताइए 7 लाख टेस्ट हुए पाकिस्तान में अब तक, 1 लाख पॉजिटिव आए हैं, जो आपका डेथ रेशियो है 1.7 पे जा रहा है, ऑलमोस्ट टचिंग 2%। 22 करोड़ आवाम के ऊपर इसके तनासुब से पूरे पॉपुलेशन के हवाले से लगा लीजिए कि नहीं, आप बात बिल्कुल सही कर रही हैं। ये बातें हमें डे 1 से करनी चाहिए थी। एक छोटा सा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, क्योंकि हफ्ते भी जो हैं, ये तो वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि अभी तो और मामलात बड़े खराब होने वाले हैं। हुकूमत की एक अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी जो हमें दिखाई दे रही है वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही है। क्या यही बेसिक ऑप्शन था, या इसको हम बेसिकली एक हुकूमत की लैक ऑफ हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी के तौर पर ही देखें एक वक्फे के बाद? अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, लीडिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट। बिफोर आई गो टू यू मलिका, अगर आप इजाज़त दें, मैं डॉक्टर साहब से क्विकली एक सिंपल सवाल पूछना है, बिकॉज ये तो शायद थक चुके हैं बता बता के, मुतनब्बे कर करके, वॉर्न कर करके, विदाउट ऑफ कोर्स एनीबडी टेकिंग मच हीड। मगर डॉक्टर साहब, मैं आपसे सादा एक सवाल पूछूंगी। हमने आज वजीर आजम ने बड़े सादा लफ्जों में लोगों को कहा है कि आपकी जिम्मेदारी, आप अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराम कराएं, और कहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आगे बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। सिंपल क्वेश्चन फॉर यू डॉक्टर साहब, क्या हमें एक बार फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा देना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कहूंगा कि ये बात जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कही है, ये आज से 3 महीने पहले उनको कहनी चाहिए। और अगर ये चीज, ये टोन सेट कर देते खाली और कुछ भी ना करते, तो बहुत चीजें बेहतर हो सकती थी। बट हैविंग सेड दैट, अब अगर हम इस वक्त अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाएंगे भी ना, तो मेरा ख्याल है एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट, जो डिजायरेबल इम्पैक्ट लॉकडाउन को होना चाहिए, वो नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि लॉकडाउन में आप कभी भी लॉकडाउन लॉन्ग अरसे के लिए नहीं होता, 8 से 12 हफ्ते के लिए होता है, और जिससे आप उसकी मर्ज की कमर तोड़ते हो उस स्टेज पे, जबकि मर्ज नया नया आ रहा है और सिर्फ अभी प्राइमरी स्प्रेड उसका हो रहा है और दूसरे लोगों तक जाना शुरू हुआ है, लेकिन अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ उसका। इस वक्त हमारा जो 95-96% स्प्रेड है वो कम्युनिटी स्प्रेड है। तो उसमें और खासतौर पर ये जो रमजान के एंड में जो आग और तेल का मिलाप हुआ है खुलने से, इससे जो बीमारी फैलेगी वो आज से 2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे। तो अभी जो आप ये बीमारी का इंक्रीज देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी पे है, जिस तरह के इसको होना चाहिए था। अबाउट 2 वीक्स फ्रॉम नाउ मैं देखता हूँ कि मामला और खराब होंगे। इसमें हमें डॉक्टर साहब, मैंने एनसीओसी में ब्रीफिंग के दौरान असद उमर साहब से बात पूछी थी कि जो ईद के लिए आप लोगों ने फैसले किए मिलके कि सब कुछ खुल जाए और लोग बाहर निकलें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं, इसके जो असरात होंगे वो हमें कब तक महसूस होना शुरू होंगे? तो वो आप कह रहे हैं कि वो अभी नहीं आ रहे, वो अभी मजीद 2 हफ्ते बाद बम फटेगा? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखिए, ये जब बीमारी फैलती है तो कुछ लोगों को लगती है, तो याद रखिए मैं कि ये जो बीमारी है ना, इसका कैरियर ह्यूमंस है, और उन ह्यूमंस में भी 80% एसिम्प्टोमेटिक है। तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को अपने आप से प्रोटेक्ट करें। तो इसमें जो लॉकडाउन का पर्पज ही ये है कि बिल्कुल शुरू के फेज में है, जब अभी मर्ज फैला। वो तो पानी सर से गुजर गया सर। क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन, लोगों को लग रहा है कि बच्चे इससे जो हैं वो सेफ हैं, मगर मैं पढ़ रही थी कोविड टोज और असल इस तरह की चीजें और स्किन रैशेज, और अब बच्चों के अंदर भी इसके साइंस नजर आना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही देखिए, इस वायरस के बारे में हम कॉन्स्टेंटली लर्न करें, तो बच्चों में, छोटे बच्चों में कावासाकी सिंड्रोम है जो कि स्किन को और हार्ट को मुतासर करता है। तो अभी हमें देखिए, क्योंकि वो फॉर्चुनेटली बहुत छोटी तादाद में है, करने की चीज है वो ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, डिस्टेंसिंग करें, सोशल, और जितना कम कर सकते हैं ट्रैफिक को उतना कम कर दें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मलिका बुखारी साहब आपके पास आऊंगी। अनलेस यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस, आप जरूर कीजिए, बिकॉज मुझे आपने वैसे सुना है, अगर आप ऑपोजिशन के तौर पे आज मलिक साहब या शर्मिला को या ना ही लें तो वो भी सही है, क्योंकि हम सारे मुतासिर हैं, आप भी मुतासिर हैं, आई अंडरस्टैंड, मगर दिल इतना दुखा हुआ है बिकॉज आई एक्चुअली फील इन रेट्रोस्पेक्ट, ऑफ कोर्स विजन जो है बेहतर हो जाता है जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि हम बाकी बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे। आपने इसी कॉम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। नहीं, मैं जी महर ऑपोजिशन और हुकूमत वक्त की बात नहीं है, ये एक आलमी वबा है, ये एक नेशनल इशू है, ये पूरे दुनिया को लाहक है, पाकिस्तान को भी लाहक है, और इस पे हम यही कहते हैं बारहा कि इस पे बिल्कुल भी किसी किस्म की सियासत या मनफी सियासत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये देखिए महर, मेरे कॉलीग्स ने, आपने, डॉक्टर साहब ने कुछ हकायक पेश किए कि पाकिस्तान में क्या शरह है इन्फेक्शंस की, इसके क्या हकायक हैं, इस इन्फेक्शन के क्या इशूज़ हैं, लेकिन कुछ और भी हकायक हमारे सामने। देखें, पहली बात तो ये कि इस वबा जो है इसका कोई इलाज नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसकी तशखीस किस तरह हो सकती है ये कोई नहीं जानता। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह चुके हैं बारहा कि ये पेंडेमिक इंडेमिक में तब्दील हो सकता है, और वैक्सीन की डेट ना आप जानती हैं और ना मैं और ना मेरे ये दोनों ऑनरेबल कॉलीग्स। ठीक है, ये हकायक भी हमारे सामने है। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात है, ठीक है आप तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन हुकूमत वक्त ने जो इकदाम उठाए हैं, जिस दिन से हमारे मुल्क के अंदर 26 केसेस थे, इसकी तशखीस, इसके तदारुक, वबा से निमटने के लिए बर वक्त है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। आपने न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल दिया, महर मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल सही एग्जाम्पल नहीं। आई टेल यू वाई। न्यूजीलैंड के अंदर उनकी आवाम 22 करोड़ नहीं है, उनके अंदर जो गुर्बत की शरह है वो 25% लोग जो है गुर्बत की लकीर से नहीं नीचे रहते। उनके मुल्क के अंदर 9 लाख बिजनेसेस एक सिवियर लॉकडाउन से बंद भी नहीं होनी थी, और उनके मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ लोग जो है वो डेली या वीकली वेजेस पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे मुल्क के अपने हकायक हैं। बात आपकी समझ गई, मुमासलत और एक नहीं, आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम्पल का भी कोई सर पैर होना चाहिए। स्वीडन के लीड एपिडेमियोलॉजिस्ट जिन्होंने डे 1 से लॉकडाउन को अवॉइड किया था और बात की थी कि हम नहीं करेंगे, हम स्मार्ट काम करेंगे, हम लोग खुद और लोग उधर के सोचिए कितने एजुकेटेड हैं। हमारी तो इधर ना एजुकेशन है ना डिसिप्लिन है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद ये लीड एपिडेमियोलॉजिस्ट 2 माह बाद आके उन्होंने माफी मांगी है कौम से, और उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लेते तो बेहतर होता, क्योंकि लोगों ने खुद इतना नहीं एहतियात की जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दीस आर ऑल थिंग्स यू लर्न। जी देखिए महर, नहीं ये हकायक सामने हम, लेकिन माफ़ी हमारे हमसाए मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी अपनी कौम से मांगी है। क्या कहा है कि मैंने आपको मुश्किल में डाला। वहाँ पे लोग सरापा एहतजाज हैं, क्यों महर? माइग्रेंट वर्कर्स क्यों रोडों के ऊपर है? इंडिया के अंदर लोग क्यों भूखे हैं? बिकॉज़ उनके मुल्क के वज़ीर आज़म ने एक मुख्तस तबके के बारे में सोचा और प्लान लॉकडाउन नहीं किया। देखिए महर, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बात ये है कि 1 लाख इन्फेक्शन की शरह है, ज़रूर है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम बारहा आवाम को पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जंग हम अकेले नहीं लड़ सकते। हमें अपनी अपोजिशन पार्टीज़ की, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, अपनी अस्करी क़यादत की और अपनी आवाम की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हम आवाम को बारहा कह रहे हैं कि आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, आप समाजी फासला रखें, आप घरों से किस अवाम को ये कह रहे हैं जिस अवाम को पहले आपने कहा कि गर्मियों में टल जाएगी, ये सिर्फ फ्लू है, ये बचपन जवानों को नहीं होता। मैं मलिका साहिबा, मेरी बात सुनिए, मलिका साहिबा मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। लॉकडाउन कर दे, सब मलिका घरों में मैसूर हो जाए और सब ठीक हो जाएगा, ये पहले गलत है। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज है, सिंगापुर है, ताइवान है, कोरिया है, लॉकडाउन लगाया, जब खोला तो इन्फेक्शन की शरह बढ़ गई। इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, फिर भी केसेस का राइज फिनोमिनल है। तो लॉकडाउन इस वबा का इलाज नहीं है, सिर्फ इसको फैलने से कम तर रोकता है। लेकिन पाकिस्तान के अपने ज़मीनी हकायक हैं और हम उसके मुताबिक ही फैसले कर रहे हैं। और हम वज़ीर आज़म ने आकर आज अवाम को यही कहा है कि देखें ये इन्फेक्शन पीक कर सकते हैं, ये वायरस जुलाई टू अगस्त के अंदर, तो आप खुदारा अपने आप को महफूज रखें, खुदारा अपनी फैमिली को महफूज रखें और समाजी फासला इख्तियार करें और SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। बिकॉज हम वो मुल्क नहीं है जो 12 हफ्ते का, 18 हफ्ते का या 24 हफ्ते का लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे कुछ ज़मीनी हकायक है, तो ये सिचुएशन हमारे सामने है। उसके अलावा अगर आप कहें कि रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स महर बहुत ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्यों।
शराय अमवार 2.1% है। पाकिस्तान के अंदर 70 लैब इस वक्त इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। 100 लैब का कहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट्स नॉट इनफ। आ रही है? जी जी, मुझे तो आपकी आ रही है, बिल्कुल आ रही है मलिका साहिबा। कैन यू हियर मी? जी, उसके अलावा हम 1000 एक्स्ट्रा बेड्स बना रहे हैं इन एडिशन टू द बेड्स वी हैव, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड होंगे। और लास्ट वीक ही 250 वेंटिलेटर पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हमने आवाम के लिए वो सब कुछ किया है बर वक्त, जो किसी भी हुकूमत वक्त को करना चाहिए था। लेकिन सूबों की भी, शर्मिला साहिबा यहाँ पे हैं, मलिक अहमद साहब पंजाब के अंदर वजीर रह चुके हैं। बात यह है कि सूबों की अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इन्फेक्शन का राइज सिंध में देख लीजिए और पॉपुलेशन देख लीजिए कंपेयर टू पंजाब, क्यों है ज़्यादा? क्योंकि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं करें। और ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत वक्त की, सिंध की हुकूमत की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मलिका साहिबा के लिए दें, SOPs के ऊपर अमल दरामद भी कराएं। जी मलिक साहब, आपने देखा मलिका साहिबा वेरी पैशनेटली इज प्लीडिंग हर केस, एंड ये वाकई में इस बात तक तो अग्री करती हूँ, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है कि किसी को लगे लॉकडाउन वर्सेस किसी को लगे ना लॉकडाउन, एंड ये आपको लगता है, मुझे भी अब लगता है बाय द वे कि हमें सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था, बट इट्स नॉट, इसमें बदनीयती नहीं है, इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बारहा जरूर मौजूद है। मगर प्यूनिटिव एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ये मैं अभी से समझने से कासिर हूं। मैं अभी भी हम जो जिसका दिल करे मास्क के बगैर जाए, बाहर बैठ के खुला फिरे, उठे बैठे, कोई पूछने वाला नहीं है किसी शहर में। इसके साथ साथ ये आप इसके ऊपर अगर कोई कमेंट आप या शर्मिला करना चाहें, देन आई वांट टू कम ऑन टू द इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी कैप्चर जो है शुगर रिपोर्ट के हवाले से जो हमने देखा है, जिसके ऊपर बारहा फैसला जो है जो लिया गया है वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसको एड्रेस नहीं कर रहा, वो और माफिया को पहले एड्रेस करने के लिए एक फैसला लिया गया है। जी मलिक साहब। देखिए मेहर, मैं तो एविडेंस बेस्ड जो डाटा सजेस्ट कर रहे हैं उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, रादर इसके कि मैं इस बहस में रहूँ। वो तो मैंने आपसे कहा कि अगर गवर्नमेंट ने कोई जो एफ़र्ट की भी है, वो एफ़र्ट ने हेल्प नहीं किया इसके स्प्रेड को रोकने में, नेट रिज़ल्ट ये है। हमें गवर्नमेंट के कौन ये सजेस्ट कर रहा है कि खुदा न खास्ता किसी की ख्वाहिश होगी कि पब्लिक एट लार्ज ज़्यादा इसके नतीजे में डेथ रेट बढ़ जाए। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जानबूझ के लाया है वफाकी हुकूमत ने, ये उनका भी बयान तो आया है ना। मैं यहाँ नहीं ठीक है, दुरुस्त है, उन्होंने जिस जाविये से कहा ये बात कही जा सकती है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इवेंचुअली रिजल्ट ये निकला। लेकिन यहाँ जो असल मसला है वो ये है कि जो लॉकडाउन की फेवर में बात की जा रही थी, उसके लिए बड़ा एक आर्गूमेंट दिया है। अभी भी देखें, भी मलिका का जितना आर्गूमेंट है उसमें रिफ्लेक्शन है कि कहीं पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी का, तो उसका बेस्ट आंसर जिसने हर किस्म की डिबेट को कंक्लूड कर दिया था, वो बेस्ट आंसर था डायलॉग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड डॉक्टर फाउची। उस पर उन्होंने ये कहा कि आई डोंट बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू थिंक दैट इकोनॉमी विल बी हिट हार्ड। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर इफेक्टिव मेजर्स फॉर पब्लिक सेफ्टी कम वॉट में आप, मतलब दिस वॉज द लास्ट लाइन। अब हमें नहीं पता कि इकोनॉमी ने सफ़र करना था, वी नो ये नॉर्मल हालात नहीं है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज हिट हो गई हैं, पूरी दुनिया की अंदर एक जॉबलेसनेस की वेव है, पूरी दुनिया के अंदर जो बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल अपसाइड डाउन द ड्रेन गए हैं। तो ये एक्चुअली मलिक साहब, ये चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने भी आज कहा कि मुल्क के तमाम इदारे और डिपार्टमेंट्स फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, और कर रहे हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं ये काम कर सकता। उन्होंने ये लॉज का तो जिक्र किया, मगर वो बार बार ये काम, और इस पर और इसी अगले नुक्ते में जो आपका भी ये नुक्ता है, इसमें ये था कि गवर्नमेंट एडवाइजरी नेचर पे रही, कि बार बार आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, इससे पहले भी मलिका जो कह रही हैं वो सारी बात यही सजेस्ट कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और WHO की गाइडलाइंस पब्लिक अडॉप्ट करे। नो सर, दिस विल नॉट हैपन दिस वे। इसको आपने सोशल बिहेवियर जो सदियां लग के आपके डेवलप हुए हैं, उनको आप
अदर देन इन्फोर्समेंट, और वो भी बड़ी दिक्कत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, पॉपुलर डिसीजंस नहीं, अनपॉपुलर एंड इफेक्टिव डिसीजंस। मैं इसके ऊपर आपका जरूर पॉइंट लेना चाह रही हूँ। शुगर माफिया को हैंडल करने के लिए आपने देखा है हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन लोगों ने की है और तमाम तर इदारों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेट करें और एक्शन लें। सर मेरा सवाल तो है कि इदारे खुद क्या करते रहे हैं, उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? ये भी रिपोर्ट का ही हिस्सा है। हम देखते हैं कि रिपोर्ट में बताया गया है हमें, क्यों नहीं ईसीसी और शुगर एडवाइजरी बोर्ड से सवाल होता कि कोई इंडिपेंडेंट कॉस्ट एनालिसिस क्यों नहीं किया कैलकुलेशन सब्सिडी की। शुगर एडवाइजरी बोर्ड से मजीद पूछा जाए कि कोई इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट सरप्लस कैलकुलेशंस या स्टॉक की वैल्यूएशंस जो हैं वो क्यों नहीं की एक्सपोर्ट्स को अलाउ करने से पहले। एससीसीपी को पूछा जाए कि कोई कॉस्ट ऑडिट 2017 के बाद या डिटेक्शन कोई अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की जो शुगर मिल्स कर रही थी, क्यों नहीं? आपका काम था उनको हाईलाइट करना और पकड़ना, आपने क्यों नहीं किया? कंपटीशन कमीशन से पूछा जाए इन एक्शन और आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्टेज जो रखी, सट्टा जो होता रहा, शुगर क्राइसिस जो लीड करता रहा, वो क्यों नहीं इन्होंने काम किया? इसी तरह एफबीआर जिसने कोई मॉनिटरिंग नहीं की, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की शुगर सेल्स की, डिस्पाइट के स्टैट्यूटरी लॉ के मुताबिक इनका काम है 24/7 ऑन साइट इनके रेप्स मौजूद हों जो ये काम देख रहे हो, इन्होंने भी नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई मॉनिटर नहीं किया इनवर्ड्स आउटवर्ड टीटीज को। इसी तरह सर ये इन सारे इदारों को कौन पूछेगा और कब पूछेंगे? मुश्किल तो नहीं है, निकाले इनके हेड्स और चेयरमैन जो इनके बंदे निचली सतह तक। जी मेहर, आप इसको ऑन रिकॉर्ड रखें ये बात। मैं और आप, अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी और हिफ्ज़ अमान में रखा अपने, तो 1 साल के बाद मैं आपसे ये बात करूँगा कि शुगर इंडस्ट्री की वो प्रैक्टिसेस जिनके ऊपर शहजाद अकबर ने कल एक ऑडिट फर्म की तरह उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस के मेथडोलॉजी और उसके आगे जिस तरीके के साथ उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके लिए एक रोड मैप बनाने की कोशिश की है बेस्ड अपॉन कमीशन रिपोर्ट, नथिंग मोर देन दैट। और पूरी रिपोर्ट में जिन लोगों के ज़िम्मे कुछ जाना चाहिए था उनके लिए एक डिफ्लेक्शन क्रिएट की है। यानी वो मामलात जो कि आप एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, मैंने खुद कल शहजाद को सुना एंड आई वाज लेफ्ट स्पीचलेस वंस ही सेड कि एग्जीक्यूटिव डिसीजंस की इम्यूनिटी होती है अगर इन गुड फेथ किए जाए, तो उनको डिटरमिन करने के लिए एक स्क्रूटनी के टेस्ट से तो गुजारा जा सकता है ना, सब्जेक्टिवली। इन गुड फेथ, सुभान अल्लाह, अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं सबसे इन गुड फेथ। मेरा वक्त खत्म हो गया सर। शर्मिला बीबी क्विकली और इनपुट एंड मलिका के ऊपर मैं खत्म करूंगी। देखिए महर, मसला ये है कि चीनी की जो रिपोर्ट है ना और चीनी का जो बहरान आया उसके जिम्मेदार वजीर आजम साहब खुद हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो फैसला किया गया वो वजीर आजम साहब ने दिया था और जो सब्सिडी का फैसला किया गया वो बोजदार साहब ने दिया। मसला पता है क्या है कि अभी भी उन्होंने कहा कि जी 90 दिन के अंदर ये होगा, 90 दिन का केस फाइल होगा, FIA जो है वो तहकीकात करेगी। किस चीज के 90 दिन? 90 दिन में इन्होंने कहा था करप्शन का खात्मा हो जाएगा मुल्क में। 2 साल हो गए, अभी तक ये किसी माफिया को खत्म कर नहीं पाए हैं। बात ये है कि अगर ये ऑपोजिशन के कोई लोग होते या वजीर आला सिंध होते, वजीर आला पंजाब की जगह, तो अब तक वो बालों से पकड़ के नैब उनको जेल में डाल चुकी होती। वो कोशिश तो कर रहे हैं ना सर, उनको फैसिलिटेटर भी कहा है शर्मिला बीबी जरदारी साहब का आज मुराद सईद ने। मगर बात ये है बार बार, मैंने भी कल शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बार बार वो जेडीसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जेडीसी के जो मालकान है जहांगीर तरीन साहब और उनके साहबजादे, वो तो खुसूसी तैयारे में बैठ के लंदन चले गए। यहाँ पर तो ये सबसे पहले नाम ECL पे आता है, सबसे पहले लोग जेल में जाते हैं ऑपोजिशन के। खुर्शीद शाह साहब बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब अंदर चले गए, सारे के सारे लोग अंदर चले गए थे। इनके ऊपर कौन सी फोरेंसिक रिपोर्ट हुई थी, कौन सी तहकीकात हुई थी? सबसे पहले जेल में डालते हैं, उसके बाद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर कुछ निकले ना निकले, लेकिन 2 साल जेल में जरूर गुजर जाते हैं इन लोगों के। बात यह है कि इस हुकूमत का ना फोकस माफिया खत्म करने पे है, क्योंकि यही माफिया जिन्होंने चीनी से कमाया, अब वो कंस्ट्रक्शन माफिया जो है वो अब वहां जाके ये पैसा जो है पॉसिबली, मगर मुझे फिर भी लगता है शर्मिला साहिबा, मैं दिल पे हाथ रख के कि ये काम ना आपकी हुकूमत ना PMLN कर सकी थी जो इन्होंने किया है। अब इसको अगर मिडवे छोड़ देंगे तो वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। कमेटीज बनाना, महर कमेटीज बनाना और अपने लोगों को एंड देन एक्चुअली रिपोर्ट आना और उसको पब्लिक करना, शर्मिला बीबी, दैट्स अ बिग थिंग। जी मलिका बुखारी, क्विकली आई नीड टू रैप अप। क्योंकि इंक्वायरी एक्ट जी देखिए महर, ये जो शुगर सब्सिडी का इशू है ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। 29 अरब की सब्सिडी दी गई और उस पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ
2.4 बिलियन की सब्सिडी दी और अपने दौरे हुकूमत में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अब आवाम के सामने हकायक हैं, आवाम जानते हैं कि हम ही वो पार्टी हैं जो एहतसाब के अमल में यकीन रखते हैं और अपनी पार्टी से भी एहतसाब शुरू कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा जमहूरी फ़ैसला है मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म का, और 3 मरहलों के अंदर हम अब इस इशू को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। पहला तो ये कि जिन्होंने गलती की उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, फिर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ठीक करेंगे, और तीसरा हम शुगर का जो प्राइस का इशू है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और जो माफिया और कार्टेल्स ने कम्प्लीटली कंट्रोल किया था, उस इशू को हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के लिए रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि दिहाइयों से पाकिस्तान की आवाम का इस्तेसाल हो रहा है, किसान का, आम आदमी का और हुकूमत वक्त का भी, जिनको लोग इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स फ्रॉड करते रहे। तो इंशाल्लाह हमने आवाम से जो वादा किया था उसको पूरा भी किया है और उसको पाए तकमील तक पहुंचाया है। नहीं, वो गए कैसे जी? वापसी तो बात की बात है। पाकिस्तान से कैसे बाहर गए और कब वापस आएंगे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मलिका बीबी, जिम्मेदार तो ये है। इन एब्सेंशिया क्या होगा जी? इनको तो क्लीन चिट दे दी main accused are not, they have not appeared before the commission। ना प्राइम मिनिस्टर गए, ना असद उमर गए, और जहांगीर तरीन जो हैं वो बाहर चले गए, तो कौन सा कमीशन, कौन सी बात? नहीं, असद उमर गए हैं कमीशन के सामने सर। ये सिर्फ आई थिंक असद उमर का मौका जरूर लिया है। देखे तो सही ना कि उनसे नहीं, असद देखे तो सही ना, देखे तो सही कि क्या उनसे ये पूछा, असद उमर से क्या ये पूछा जाता है कि अपना जो आपका ईसीसी का फैसला है वो बेस्ड अपॉन व्हिच रीजनिंग है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछे। आई हैव इंटरव्यूड हिम, वो दोनों बेसिक सवाल ही नहीं है बीच में। एक सवाल है, क्विकली मलिका, आई एम ओवर टाइम एनीवे। क्या आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से आज तक पूछा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ के बेटे के कहने के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के पैसे की 20 अरब की सब्सिडी जुम्बिश कलम कैसे दे दी? क्या आपने उनसे पूछा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अभी बता देता हूं, मैं अभी बता शरीफ साहब से पूछा कि उन्होंने अपनी बेटी की समदे चौधरी मुनीर मैं बताता हूं जी। सब्सिडी चले मलिका, मुझे अगर महर के प्रोग्राम के टाइम में ये क्या आपने कभी देख लेना, शुगर माफिया कार्टेल से इतनी दहाइयों में पूछा कि वो अपनी मनो चले क्वेश्चन, चले मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं मलिक साहब कौर शो में आपसे मैं इसका जवाब जरूर लूंगी, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मगर अब एम्पल टाइम है। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये सवाल बहरहाल पूछने वाले हैं इदारों से। इदारे जब तक मजबूत नहीं होंगे, ऑटोनमस नहीं होंगे, तब तक इनफरादी जो हैं वो फैसले लिए जाते रहेंगे। लोग अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ये आराम से करेंगे विदाउट कोई भी अकाउंटेबिलिटी। सो इदारों को मजबूत करना सबसे बड़ी बात है। अपने आप का ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा। ये हम तो कहते चले जाएंगे गो कि मुझे ये यकीन हो गया है कि आपने फिर भी वही करना है जो आपका दिल करता है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।